Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we will start a new series of Class 12 Macroeconomics. In it, we will discuss third unit, Aggregate Demand and Related Concept. Aggregate Demand and Related Concept में हम डिस्कस करेंगे Aggregate Demand and Component of AD यानी Aggregate Demand. Aggregate Demand और इसके Component. Closed Economy, Open Economy. Aggregate Demand and Aggregate Supply. Consumption Function जिसको बोल सकते हैं हम Propensity to Consume. Types of propensity to consume, saving function, propensity to save. Types of propensity to save, and export, saving and investment. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड, मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. Aggregate demand refer to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period on an accounting year. सिंपल सा फॉर्मूला है इसका एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. एक इकोनॉमी के अंदर चारों सेक्टर, ऑल द सेक्टर्स, जितने भी वैल्यू के फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्लानिंग कर रहे हैं बाई करने के लिए, या ये कह सकते हैं गुड्स और सर्विस पर जितना भी वो एक्सपेंडिचर करने की प्लानिंग कर रहे हैं एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सिंपल सा इसे याद क्या करना है आपको कि एक सेक्टर में यानी एक इकोनॉमी में सभी सेक्टर्स के द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विस की टोटल वैल्यू होती है जिसको प्लान किया जाता है बाई करने के लिए, या टोटल एक्सपेंडिचर जिन चीजों पर किया जाता है गुड्स और सर्विसेज पर इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड की क्या होते हैं? एडी इजिकल टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. यानी सी क्या है? कंजम्पशन. आई क्या है? इन्वेस्टमेंट यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्स क्या है हमारा? एक्सपोर्ट, और एम क्या है हमारा? इंपोर्ट. क्लियर है? एग्रीगेट डिमांड यानी सी से मतलब है कि एक कंज्यूमर या हाउस होल्ड क्या कर रहा है? अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है. उसमें प्लस करेंगे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी एक फर्म जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, और जी यानी गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, यानी क्या, जैसे कि एसेट्स क्रिएट करती है, हॉस्पिटल बनवाती है, स्कूल बनाती है, फ्लाईओवर बनवाती है, या पेमेंट करती है अपनी सर्विसेज के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है वो सब इसमें एक्सपेंडिचर आ जाते हैं. और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब इसमें आता है हमारा क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी. देखो, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, इसमें सिंपली ये समझ सकते हैं क्लोज इकोनॉमी यानी हम अपनी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस को परचेज और प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. और ओपन इकोनॉमी में क्या होगा? हम कंट्री के बाहर भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं. तो देखो, इसमें इससे पहले समझेंगे हम टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है. टू सेक्टर इकोनॉमी में आता है केवल हमारा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सी प्लस आई. ये क्या कहलाएगी? हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारी तीनों आ जाएंगी, यानी सी प्लस आई प्लस जी. ये क्या हो जाएगी? हमारी थ्री सेक्टर इकोनॉमी. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और फोर इकोनॉमी क्या हो जाएगी हमारी? यदि हम इसमें नेट एक्सपोर्ट भी प्लस कर देंगे. क्लियर है? तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और फोर सेक्टर में इकोनॉमी में हम चारों को समअप कर देंगे. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोज इकोनॉमी यानी टू सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही हमारे कोर्स में है. तो एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंग टू टू सेक्टर इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट रेफर्स टू सम टोटल एक्सपेंडिचर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. यानी सम टोटल, कौन सा एक्सपेंडिचर हम सम अप कर रहे हैं? यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों का सम अप कर रहे हैं, क्योंकि ये टू सेक्टर इकोनॉमी है. और टू सेक्टर इकोनॉमी हमारी क्या कहलाती है? क्लोज इकोनॉमी कहलाती है. तो इसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? सम टोटल एक्सपेंडिचर
परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी भी गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है एक इकोनॉमी के अंदर इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? वी विल अज्यूम दैट देयर इज क्लोज इकोनॉमी, जैसे कि मैंने अभी बताया एडी क्या है हमारी इसमें अकॉर्डिंग टू दिस की क्या है क्लोज इकोनॉमी में वर्क कर रही है, क्योंकि इसमें केवल टू सेक्टर इकोनॉमी हम यूज कर रहे हैं। कौन कौन से? दो ही मतलब एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसको क्या देखते हैं, शेड्यूल और डायग्राम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड का। ये हमारा शेड्यूल और ये है डायग्राम। इस टेबल को हम यदि एज इट इज इसको याद कर लेते हैं, इसे याद करने का भी मैं आपको मेथड बता दूंगी, तो क्या होता है हमारा पूरा टॉपिक्स, यानी जो इस वीडियो में होगा और अदर्स वीडियो में होगा, तो ये एक ही टेबल हमें पूरा एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनकम। इनकम क्या है हमारी? पहले 0, फिर इंक्रीज होती है 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। उसके बाद हमारा आता है कंजम्पशन 40, और इसमें सभी में डिफरेंस है 80 का। यहाँ पर 100 का डिफरेंस है और यहाँ पर 80 का। 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि हमारा क्या है? कांस्टेंट। ये रहा 20, 20, यानी सभी क्या है? कांस्टेंट। यानी कंजम्पशन क्या हो रहा है हमारा? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। जीरो लेवल इनकम पर भी हमारा कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारा क्या होता है, इनकम यदि जीरो है तो कंजम्पशन कभी भी बंद नहीं होगा। ना तो गवर्नमेंट बंद करेगी, ना ही जनरल पीपल जो होते हैं उनका भी कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। खाने पीने के लिए या बेसिक नीड्स के लिए उन्हें कंजम्पशन करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें पैसा लेना पड़ता है। या तो क्या करेंगे, डिस सेविंग के द्वारा लेंगे या लोन के द्वारा लेंगे। इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी जो इनकम है इससे क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। मीन इनकम लेवल के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने का इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो कांस्टेंट रहता है। और इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी इनकम हमारी 0 है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट 20 है, इनकम हमारी 600 है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट 20 है, जो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर है? एडी यदि हम सी प्लस आई कर दे, इन दोनों को समअप कर दे, तो हमारा आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। इन दोनों को प्लस करके क्या है? 60, 120 प्लस 20, 140, 220, 300, 380, 460 एंड 540। कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इनकम से इफेक्ट नहीं है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। इनकम का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है। और यदि हम दोनों को सम अप कर देते हैं यानी सी प्लस आई कर देते हैं, वो बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब देखते हैं हम शेड्यूल, सॉरी डायग्राम। ओ एक्स एक्सिस पे हमारी क्या है? इनकम, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। और ओ वाई एक्सिस पे क्या है हमारी? एग्रीगेट डिमांड, यानी एक्सपेंडिचर। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? आई। आई क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट, यानी हम 20 मान सकते हैं आर पॉइंट पे, जो क्या है हमारा? कांस्टेंट है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट 20 ही है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इनकम देखो इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, यानी इनकम से इंडिपेंडेंट है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा ये। ठीक है। उसके बाद आया हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी एस पॉइंट पर जो हमारा कंजम्पशन है ये है हमारा 40। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है जो ओ एस है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी बार से। जीरो लेवल इनकम पर जो भी कंजम्पशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको डिनोट करते हैं हम सी बार से। और ये क्या करता है? अपवर्ड मूव करता है। ये हमारा सी, जैसे जैसे 40, 120, 200, 280 अपवर्ड मूव कर रहा है। उसके बाद यदि हम सी और आई इन दोनों को प्लस कर जो बनाते हैं, सबसे पहला पॉइंट बनता है हमारा टी, यानी एडी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? डी, एडी। तो ये क्या कर रहा है? ये पैरेलल है सी के। क्यों है पैरेलल सी के? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है। यदि सी में हम प्लस आई कर देते हैं वो बन जाता है एडी, और आई कांस्टेंट होने के कारण ये एडी सी कर्व के पैरेलल है। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले एडी
एडी क्या होता है? सी प्लस आई एज टाइटल्ड बिलो बिफोर, एडी इज assumed टू बी द फंक्शन ऑफ ओनली कंजम्पशन डिमांड एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड। यानी यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ये क्या है? हमारी कंजम्पशन डिमांड, और ये है इन्वेस्टमेंट डिमांड, और ये है हमारी कंजम्पशन डिमांड। शेड्यूल में भी देख सकते हैं। सेकंड, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। हमारी इनकम जीरो होती है तभी भी हमारा कंजम्पशन पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्व्स। यानी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना होता है, कंजम्पशन करना होता है, इवन उनकी इनकम जीरो है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसमें जीरो इनकम लेवल पर भी हमारा जो ओएस ये बना हुआ है, कंजम्पशन किया हुआ है, जीरो लेवल इनकम पर भी 40 के बराबर हमारा क्या हुआ है? कंजम्पशन हुआ है। ठीक है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है। The first component of AD, consumption curve, slope upward because consumption increase with the increase in the income. However, proportionate increase in the consumption is less than that of income. क्योंकि मैंने दिखाया था आपको इनकम में कितना डिफरेंस था हमारा 100 का, और कंजम्पशन में कितना हमारा डिफरेंस था 80 का। तो यानी इनकम के इंक्रीज होने पर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यदि उनका प्रोपोर्शनेट यानी प्रोपोर्शन देखा जाए तो कंजम्पशन का कम है इनकम के लेवल से। इट हैपेंस बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल, क्यों होता है कि एक लेवल के बाद व्यक्ति क्या करता है? कंजम्पशन पूरा होने के बाद वो उसका रिमेनिंग पार्ट सेव करने लगता है। क्लियर? अब आता है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया है, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है एक स्ट्रेट लाइन, जो क्या होता है? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। और इट इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम के लेवल से ये इंडिपेंडेंट होता है। इनकम के इंक्रीज होने का हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी क्या होगा? सी प्लस आई कर्व। एडी कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट टी। मैंने बताया था अभी, ये हमारा पॉइंट टी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इससे, एडी का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। और एज इट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी हमारी इनकम जीरो लेवल पे है तो भी हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दोनों हुआ है जो एडी के बराबर है। एडी किसके बराबर हुआ? ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी 40 + 20 60 के बराबर। एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 60 करोड़ एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। यानी इनकम हमारी जीरो थी, फिर भी एग्रीगेट डिमांड हमारी 60 करोड़ गई है। इन्वेस्टमेंट 20 हुआ है, 40 का हमारा कंजम्पशन हुआ है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन होता है वो ऑटोनोमस में आ जाता है। वो ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? एडी, जो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्लोप ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप यानी अपवर्ड स्लोप है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? यदि कोई भी प्रोड्यूसर विलिंग कर रहा है सप्लाई करने की इन इकोनॉमी में मनी वैल्यू ऑफ फाइनल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितनी भी मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो सभी प्रोड्यूसर के द्वारा विल किया जा रहा एक इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में तो आ ही जाएगा, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये फिजिकल ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च से ही जाता है यहाँ पे। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हुआ? रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी। सिंपल सा फंडा है, वहां पर क्या कर रहा है? कंज्यूमर जितना एक्सपेंडिचर करना चाह रहा है, ये जितनी डिमांड कर रहा है एक इकोनॉमी में, एग्रीगेट सप्लाई एक सभी प्रोड्यूसर जितनी इकोनॉमी में सप्लाई करने की इच्छा कर रहे हैं या बिलिंग कर रहे हैं, किस उसकी जो मनी वैल्यू होगी किसकी? फाइनल गुड्स और सर्विसेज जिसको वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं इकोनॉमी में। ठीक है।
कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम, एएस इजिकल टू होता है हमारा वाई, यानी वाई क्या है हमारा नेशनल इनकम, एएस क्या है एग्रीगेट सप्लाई, एएस क्या बोला जाएगा सी प्लस एस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है? वाई क्या हो गया टोटल नेशनल इनकम। The major proportion of national income is spent on consumption of the goods and services and the balance is saved. It means income is either consumed or saved. सिंपल सा फंडा है कि आपकी इनकम होती है या तो आप उसको कंज्यूम करते हैं या आप उसको सेव करते हैं। तो इनकम का जो पार्ट आप कंज्यूम करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इनकम का जो पार्ट आप सेव करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी सेविंग। यानी इनकम क्या हुई, इनकम समअप है कंजम्पशन एंड सेविंग का, और इनकम का जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं वो क्या कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम का जो पार्ट हम सेव करते हैं वो क्या कहलाएगा हमारा सेविंग। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एस, और इसके इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस एस, यानी नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इसका देखते हैं हम शेड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल जो कि हमने पीछे टेबल करी थी, आगे भी जितना हम पढ़ेंगे उसमें भी हम सेम टेबल को स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा टेबल बनाने में और इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनकम लेंगे 0, और फिर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। उसके बाद कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारा 40 था कंजम्पशन, फिर इनकम जो हमारा इनकम इंक्रीज होती है वैसे ही हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है। ये 40 है, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। ये तो सेम है जैसे कि हमारी पहली टेबल में हमने डिमांड की में देखा था एग्रीगेट डिमांड में। अब आता है न्यू इसमें सेविंग, यानी इनकम में से यदि हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो क्या आ जाएगी हमारी सेविंग। यानी इनकम के हमारी टोटल इनकम में से जो हमने कंज्यूम किया है उसको माइनस कर देते हैं। यानी 100 रुपये सपोज हमारी इनकम है, उसमें से हमने कंज्यूम किया कितना 80, तो सेविंग कितनी जाएगी हमारी 20। ठीक है, तो इन टोटल इनकम में से हम यदि हम कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा आ जाता है वो आ जाती है सेविंग। तो ऐसे ही यहाँ पे आएगा 0 माइनस 40 क्या आ जाएगा -40, जो हमारे सेविंग में जाएगा। 100 माइनस 120 माइनस के 20, ये क्या है हमारी डिस सेविंग भी कहलाएंगे, ऑटोनोमस सेविंग भी कहलाएंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। 200 माइनस 200 0, 20, 40, 60, 80, यानी सबसे पहले हमारी क्या थी नेगेटिव में थी, फिर 0 आती है, और जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हमारी सेविंग भी इंक्रीज होने लगती है। क्लियर है? एएस, एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई, ये कैसे होगा सी प्लस एस, सी ये रहा एस ये रहा, यदि हम इन दोनों को समअप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। यानी 40 प्लस के 40 और माइनस के 40 क्या हो जाएंगे 0, 120 माइनस 20 100, 200 माइनस 0 200, 300, 400, इन सबको समअप करके 500 एंड 600। इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, जो हमारा इनकम लेवल है और जो हमारा एएस है दोनों ही इक्वल है, यानी 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, यहाँ पर भी सेम एज इट इज है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। इतना क्लियर है? यानी ये क्या कर रहा है, इनकम हमारी यानी y इजिकल टू क्या हो रहा है हमारा एएस, जैसे y और एएस लिख सकते हैं, यानी एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम। अब ओ एक्स एक्सिस है हमारा, इस पर क्या है इनकम जो करोड़ में है, ओ वाई एक्सिस पे क्या है हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग, यानी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को बोलेंगे हम कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्लियर है? और ये हमारी जो 45 डिग्री का बना है, जो हमारी इनकम को और कंजम्पशन प्लस सेविंग यानी इनकम को और एएस को टू इक्वल पार्ट्स में यानी हाफ में यानी 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकम हमारी सेविंग एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। In the diagram, income is represented on the x-axis. ये दिया हुआ है income x-axis पे, and saving and consumption is measured on the y-axis. Clear है? In the 45-degree lines which represent the aggregate supply has been drawn from the origin. ठीक है?
द लाइन इज ड्रॉन बाय टेकन द सेम स्केल बोथ द, यानी बोथ एक्सिस पे ये सेम स्केल पर जा रही है 45 डिग्री पे। क्लियर है इतना? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Happy learning.